क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यानी कि एक परीक्षा है और उस परीक्षा में अगर 35% नंबर आ जाते हैं ना, तो वह बच्चा, जिस बच्चे के 35% नंबर आ रहे हैं या फिर उससे ऊपर आ रहे हैं, तो वह बच्चा पास माना जाएगा। यानी कि उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है? 35% है। अब क्या होता है कि एक बच्चा है जो कि 210 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र है ना, जो वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 210 अंक प्राप्त करने के बाद भी वह बच्चा जो है वो फेल हो रहा है, और फेल होने का कारण ये है कि उसने 14 नंबर कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि अगर वह 14 अंक और प्राप्त कर लेता ना, तो वह बच्चा पास हो जाता, केवल पास ही होता। तो फिर आगे देखिए कि अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो आपको ये तो पता है कि जो परीक्षा के अधिकतम अंक है, यानी कि हम मैक्सिमम कितने नंबर उस परीक्षा में ला सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर तो यहाँ पर 100% ला सकते हैं। लेकिन न्यूनतम प्रतिशत कितना, यानी कि पास होने का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो कितना है? 35% है। यानी कि जिस बच्चे के 35% नंबर आएंगे ना, वो बच्चा पास हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ज्ञात तो ये करना है कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यानी कि 100% नंबर क्या होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक बच्चा है जिसके 210 अंक आए हैं, लेकिन 210 अंक लाने पर भी वह पास नहीं होता है। उसका कारण ये है कि उसके 14 अंक कम आए हैं। यानी कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उसमें से 14 नंबर कम आए हैं। अगर वह बच्चा 14 नंबर और भी ले आता, यानी कि 210 तो नंबर उसके आए हैं, लेकिन उसके 14 नंबर और आ जाते, यानी कि उसके कितने नंबर आ जाते? 224 नंबर आते, तो वह बच्चा पास हो जाता, केवल पास ही होता। और हमें तो पता है कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35% चाहिए। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 35% जो है वो कितने नंबर के बराबर होगा? 224 नंबर के बराबर होगा, क्योंकि 224 नंबर अगर उस बच्चे के आते तो वह बच्चा तो पास हो जाता। उस बच्चे के नंबर ही 210 आए हैं, इस कारण वह फेल हो गया है। यानी कि उस बच्चे के जो नंबर है ना, वो 35% नहीं है, 35% से कम नंबर है। लेकिन हमें इतना पता तो लग गया है कि 35% जो है वो कितने नंबर के बराबर होता? 224 के बराबर है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 35% किसके बराबर है? 224 के बराबर है। अगर कोई बच्चा पेपर देता है, उसके नंबर 224 आते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ आपको ये लेना है कि उस बच्चे के 35% नंबर आ गए हैं और वह बच्चा पास हो गया है। तो यहाँ से हम अब 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 224 में हमें किससे भाग देना होगा? 35 से भाग देना होगा, क्योंकि 35% किसके बराबर है? 224 के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कौन से पहाड़े से काटोगे? यहाँ पर हम 7 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं। तो 7 के पहाड़े से 35 तो 5 बार कटेगा, लेकिन 224 यहाँ पर कितनी बार कटेगा? ये तो आपको पता है कि यहाँ पर 32 बार कटेगा। तो यहाँ पर 1% जो है वो किसके बराबर आया है? 32/5 के बराबर आया है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या ज्ञात करना है कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यानी कि 100% नंबर किसके बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू आपको पता लग गई है ना। तो अब हम इसको पॉइंट में आंसर तो नहीं निकाल रहे, वैसे निकाल भी सकते हैं। अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 6.4 नंबर के बराबर। यानी कि 1% किसके बराबर है? 6.4 अंक के बराबर है। और हमें तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि 100% किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 1% तो किसके बराबर है? 6.4 अंक के बराबर। तो 100% के लिए हमें 100 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 640 नंबर। यानी कि उस परीक्षा के जो मैक्सिमम नंबर है ना, वो कितने हैं? 640 है। लेकिन वह बच्चा तो 210 नंबर ही लाया है, और तब वह फेल हो गया है कितने नंबर से? 14 नंबर से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो तो होगा ऑप्शन डी, 640, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर हम 100 यूनिट मान लेते हैं या फिर 100 रुपये मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्रमिक छूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो 20% की छूट दी गई है, उसके बाद फिर 10% की, और सबसे लास्ट में 15% की छूट दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि क्रमिक छूट, और क्रमिक छूट में पहली छूट जो है वो कितनी है? 20%।
20% है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर अगर हमने 100 रुपये मान लिया है तो पहली छूट यहाँ पर 20% की दी गई है। तो यहाँ पर वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही छूट दी जाती। 100 में से अगर हम 20% घटाएंगे तो कितना घटाना होगा, हमें 20 घटाना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 80 रुपये आ जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पहली छूट के बाद यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छूट तो नहीं दी गई है ना, यहाँ पर दूसरी छूट कितनी है, 10% है। अब लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रमिक छूट में क्या होता है कि अगर पहली छूट देने के बाद यहाँ पर विक्रय मूल्य 80 आ गया है ना, तो अब दूसरी छूट किस पर दी जाएगी, 80 रुपये पर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें किसकी छूट देनी है, 10% की छूट देनी है। तो 80 का 10% किसके बराबर होता है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। 10% निकालना है तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होगा, 80 गुणा 10/100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर छूट कितने की आ जाएगी, 8 रुपये की आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें 80 में से 8 घटाना होगा। तो यहाँ पर अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब दो छूट दे दी गई है। पहली छूट दी है तो यहाँ पर मूल्य कितना हो गया था, 100 से 80 हो गया था। फिर दूसरी छूट दी है तो वो 80 पर दी है, तो अब यहाँ पर मूल्य कितना हो गया है, 72 रुपये हो गया है। लेकिन यहाँ पर तीसरी छूट भी और वो कितनी है, 15% है। तो हमें यहाँ पर अब देखना होगा कि 15% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। लेकिन ये छूट किस मूल्य पर दी जाएगी, 72 रुपये पर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें 72 का 15% तो निकालना ही होगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो 15% हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पर 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। फिर आप कैसा कर सकते हो, यहाँ पर आप 4 के पहाड़े से काट सकते हो, तो यहाँ पर 72 तो कट जाएगा 18 बार, और यहाँ पर जो ये 20 है ना, ये कट जाएगा 5 बार। फिर आप देखिए 18 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। लेकिन 54 में हमें 5 से भाग भी देना होगा, तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 10.8 बार। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 72 पर 15% की छूट दी है ना, तो यहाँ पर 72 में से हम कितने रुपए कम करेंगे, 10.8 रुपये कम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 72 में से 10.8 रुपये कम करेंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 61.2 रुपये। तो आप यहाँ पर समझिए कि 100 रुपये की यहाँ पर वस्तु थी, तो यहाँ पर छूट दी गई, तीन तीन छूट दी गई। यहाँ पर पहली छूट 20% की दी गई यानी कि 20 रुपये की दी गई। दूसरी छूट यहाँ पर 10% की दी गई यानी कि 8 रुपये की दी गई। और यहाँ पर तीसरी छूट दी गई है 15% की, और वास्तव में जो रुपये है वो कितने की छूट दी गई है, 10.8 की छूट दी गई है। यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी और अब कितने रुपए की वह वस्तु हो गई है, 61.2 रुपये की हो गई है। तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई है, आप यहाँ पर 100 में से 61.2 घटा सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पर पता लगेगा कि छूट यहाँ पर कितने के बराबर होगी, यानी कि एकल छूट किसके बराबर होगी। तो 100 में से अगर 61.2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38.8 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर छूट कितने रुपए की दी गई है, छूट यहाँ पर 38.8 रुपये की दी गई है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है ना, आप देख सकते हो ऑप्शन में प्रतिशत में आंसर दिया हुआ है। आपको पता है कि जो छूट दी जाती है वो तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, और यहाँ पर हमने अंकित मूल्य कितना माना था, यानी कि जो शुरू में जो मूल्य माना था वो क्या था, वो था यहाँ पर 100 रुपये। और प्रतिशत में आंसर निकालना है तो हमें 100 का गुणा तो करना होगा, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, ये 38.8% में आंसर आएगा। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप एक दूसरे तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हो, लेकिन वह तरीका क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर लिखना होगा मार्केट प्राइस और यहाँ पर लिखना होगा आपको सेलिंग प्राइस। फिर आप देखिए पहली छूट 20% है ना, आपको तो ये पता है ना कि 20% का भिन्न क्या होता है, भिन्न कैसे निकालेंगे हम प्रतिशत का। तो आपको यहाँ पर 20 लिखना होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर आपको बट्टे में 100 लिखना होगा। और जब आप इसको हल करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। तो आपको ये तो पता है कि जो 20% है वो किसके बराबर होता है, 20% आपको पता है कि ये तो 1/5 के बराबर होता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बट्टे में जो 5 लिखा हुआ है इसको तो मानना है अंकित मूल्य, और 5 का 20% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 की छूट दी जाए तो वस्तु को फिर कितने रुपए में बेचा जाएगा, या फिर 1 रुपये की छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। फिर आप देखिए दूसरी छूट क्या है, 10% की है। तो 10% का भिन्न रूप क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए,
10/100 होगा ना, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये 1/10 के बराबर आ जाएगा। तो 10% किसके बराबर होता है? 10% होता है 1/10 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/10। फिर आप देखिए बट्टे में जो 10 लिखा हुआ है इसको तो हम मानेंगे अंकित मूल्य, और 10 का 10% होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर छूट दी जाएगी 1 रुपये की। तो 10 से मूल्य कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर आप देखिए तीसरी छूट कितनी है? 15% है, और 15% का भिन्न रूप क्या होगा? 15/100। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/20 के बराबर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 3/20 के बराबर है ना ये, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/20। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मानेंगे क्या? अंकित मूल्य मानेंगे, और 20 का 15% होता है 3 के बराबर। तो यहाँ पर 3 की छूट दी गई है, तो मूल्य जो हो जाएगा वो 20 से 17 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आगे आप कैसे हल करोगे? या तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ कट रहा हो तो काट भी सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि मार्क्ड प्राइस में जो ये 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं को आप किन संख्याओं से काट सकते हो? जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में संख्या लिखी हुई है, इन संख्याओं से काट सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर 4 से 20 को काट सकते हो, तो ये 5 बार कट जाएगा, ऐसे आप काट सकते हो। लेकिन आप ऐसा मत करना कि 5 से आप 10 काट दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मार्क्ड प्राइस में जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के द्वारा आप सेलिंग प्राइस में लिखी हुई संख्याओं को काट सकते हो। अगर आप नहीं काटना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इन तीनों संख्याओं का आप गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हो, 5 × 10 × 20। फिर आप यहाँ पर अनुपात लगा सकते हो, और यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का भी आप गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि आप अब काट सकते हो। यहाँ पर 4 से 20 काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको गुणा करके लिखना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मार्क्ड प्राइस को जब हम हल करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 50, और 50 का गुणा 5 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस तो कितना आ गया है? 250 आ गया है। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है? आप यहाँ पर 17 का गुणा 9 से करोगे तो कितना आएगा? ये तो आपको पता है कि 17 का गुणा 9 से करने पर क्या संख्या आती है? 153 आती है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो कितना है? 153 है, और मार्क्ड प्राइस कितना है? 250 है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको पता है कि मार्क्ड प्राइस तो यहाँ पर कितना है? 250 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 153 है। तो यहाँ पर आप देखिए ना कि छूट कितने की दी गई है। आपको पता है कि छूट यहाँ पर कितने की है? 97 रुपये की है। और यहाँ पर हमें आंसर छूट प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर 97 कैसे आएगी? आपको पता होना चाहिए कि 250 में से हमने 153 घटाया, यानी कि 250 की वह वस्तु थी, लेकिन 3 छूट दी गई है ना लगातार, जिसके कारण वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो गया है? 153 हो गया है। तो छूट यहाँ पर 97 रुपये की दी गई है। हमें आंसर जो है वो छूट प्रतिशत में निकालना है, हमें सिंगल छूट निकालनी है। तो बट्टे में तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य रखेंगे जो कि 250 है, और मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर किससे करना होगा? 100 से करना होगा। अब यहाँ पर हम 0 से 0 काट सकते हैं। आप यहाँ पर 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हो, तो ये तो कटेगा 2 बार, और यहाँ पर ये कटेगा 5 बार। अब आप यहाँ पर 97 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा? ये तो आपको पता है कि 97 गुणा 2 करने पर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 194 आ जाएगा ना। 97 गुणा 2 करने पर 194 आएगा, और उसके बाद हमें 5 का भाग भी देना होगा क्योंकि बट्टे में 5 लिखा हुआ है। तो 194 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये आपको पता है कि किसके बराबर आएगा? 5 दिया 15, और यहाँ पर 5 8 40, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये। तो 38.8% यहाँ पर आंसर आएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन बी में यही आंसर लिखा हुआ है। और हमने जब पहले तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल किया था तो भी यहाँ पर जो आंसर आया था वो 38.8% ही आया था। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो जिस तरीके से आपको आसान लगे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो यहाँ पर आप समझिए एक दुकानदार है, और दुकानदार एक वस्तु को बेच रहा है, और किस तरीके से बेच रहा है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? क्रय मूल्य हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं।
फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दुकानदार है ना वो वस्तु पर मूल्य अंकित कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य हमें यहाँ पर पता लगाना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो आप देखिए कि जो अंकित मूल्य करता है ना वो कौन सा मूल्य अंकित कर रहा है, क्रय मूल्य का 3/4। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया है, तो 100 का 3/4 कितना होगा, तो हम इस तरह से हम 100 का 3/4 निकाल सकते हैं। आपको पता भी होगा कि ये तो 75 के बराबर होता है, लेकिन नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिए कि 100 का 3/4 अगर हमें निकालना होगा तो 4 से हम यहाँ पर 100 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 का गुणा 3 से करने पर 75 आ जाएगा। तो अगर 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि उस व्यक्ति ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर जो वस्तु है ना उस पर मूल्य अंकित कर दिया कितना, 75 रुपये। इस तरह से आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब आगे देखो क्या हो रहा है, मूल्य यहाँ पर 75 रुपये अंकित हो गया है, लेकिन फिर होता क्या है यहाँ पर कि वह जब इस वस्तु को बेचता है तो वह किस तरीके से बेचेगा, कैसे लाभ कमाएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो वह क्या करता है, अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेता है और फिर उस वस्तु को बेच देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है। तो अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लिया है, तो आपको पता है कि अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, 75 रुपये है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना चाहिए 75 का 40%, कि 75 का 40% किसके बराबर होगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य पर 40% का लाभ कमाना है, तो हमें अंकित मूल्य का ही 40% निकालना होगा। तो आप किस तरीके से निकालोगे, 75 का 40% निकालना है तो 75 गुणा 40/100। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 25 के पहाड़े से तो ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 के पहाड़े से यहाँ पर 40 कटेगा 10 बार, तो यहाँ पर 75 का 40% किसके बराबर आएगा, 3 का गुणा 10 से होगा, तो ये आ जाएगा 30 रुपये के बराबर। तो आप यहाँ पर समझिए कि 75 रुपये तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य था, लेकिन अंकित मूल्य पर 40% का लाभ कमाया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 75 का 40% तो किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है, यानी कि 30 रुपये के बराबर होता है। तो यहाँ पर वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 75 रुपये में अगर हम 30 रुपये जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 105 रुपये। तो वस्तु को 105 रुपये में बेचा गया है, तभी यहाँ पर अंकित मूल्य पर 40% लाभ कमाया गया है। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि। लाभ और हानि तो हम इस तरह से तय करेंगे कि हम यहाँ पर देखें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कौन सा मूल्य ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्रय मूल्य तो यहाँ पर हमने 100 रुपये माना था और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया है, 105 रुपये आया है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ कितने का हो रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कितने रुपए का अंतर है। तो यहाँ पर 100 और 105 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 5 रुपये का है ना। तो यहाँ पर 5 यूनिट का ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, इतना तो हमें पता लग गया है कि लाभ तो होगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें आंसर निकालना है लाभ प्रतिशत में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ। और आपको पता है कि लाभ तो हमें क्रय मूल्य पर ही निकालना होता है, तो बट्टे में हम यहाँ पर रखेंगे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हमें 100 से करना ही होगा, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5%, और यह आंसर जो आएगा ये लाभ का आएगा। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 13 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में तो पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन किस तरीके से हम यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर की आयु और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सन की आयु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की आयु में वर्तमान में कितना अनुपात होगा। आपको यहाँ पर संबंध तो दिखाई दे ही रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है ना वो पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अगर यहाँ पर हम सन की आयु यानी कि पुत्र की आयु अगर हम 1 यूनिट माने ना, तो यहाँ पर पिता की आयु तो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पर पिता की आयु जो हो जाएगी वर्तमान की वो 3 यूनिट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो फिर आप देखिए कि 13 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा। 13 वर्ष बाद यहाँ पर पिता और पुत्र
की आयु में क्या संबंध हो जाएगा। 13 वर्ष बाद पिता की आयु जो है ना वो अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो यहाँ पर बात हो रही है 13 वर्ष बाद की, लेकिन यहाँ पर जो संबंध है अब वो दोगुने का संबंध है। जिस प्रकार वर्तमान में तिगने का संबंध है तो यहाँ पर दुगने का संबंध है। तो अगर सन की आयु यहाँ पर हम 1 यूनिट माने, 13 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर फादर की आयु हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 13 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट मानी है तो पिता की आयु 2 यूनिट हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम किस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु को निकालेंगे। क्या कोई तरीका यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल यहाँ पर एक तरीका है, आप उस तरीके को समझिए कि यहाँ पर आप देखिए कि जो फादर की आयु है ना उसमें आप देखिए कि फादर की आयु का जो वर्तमान में अनुपात है वो 3 यूनिट है, लेकिन 13 वर्ष बाद यहाँ पर जो ये अनुपात हो रहा है वो 2 यूनिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो अनुपात में अंतर है ना वो इस कारण आया है क्योंकि यहाँ पर हम 13 वर्ष बाद की आयु निकाल रहे हैं, क्योंकि 13 वर्ष बाद की आयु का जो ये अनुपात है उसमें अंतर आया है। कितने का अंतर आया है? 1 यूनिट का अंतर आया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सन की आयु है उसमें भी अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर तो बिल्कुल भी अंतर नहीं आया अनुपात में। यहाँ पर पहले भी 1 था और अभी भी 1 है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो अंतर है ना वो तो कितने का है? 13 वर्ष का है, क्योंकि 13 वर्ष बाद की आयु का अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि फादर की आयु के बीच में जो अनुपात में अंतर है वो 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो सन की आयु के बीच में अनुपात है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि यहाँ पर तो 0 का ही अंतर है। लेकिन यहाँ पर भी अंतर कितने का होना चाहिए? 1 का होना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो अंतर है ना वो बराबर होना चाहिए, यानी कि फादर की आयु के अनुपात के बीच में जो अंतर है वही सन की आयु के बीच के अनुपात में अंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंतर बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 13 वर्ष बाद का अनुपात है, तो दोनों की आयु जो है वो 13 वर्ष तो बढ़ी ही है, यानी कि आयु समान बढ़ी है, तो अनुपात में भी यहाँ पर समान अंतर होना चाहिए। लेकिन अब ये अंतर हम बराबर कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यही तो ध्यान देना है ना। आप देखिए इस अनुपात के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 3 अनुपात 1 है, तो इस अनुपात के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। लेकिन अब हमें करना कैसे है? यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो ये 2 अनुपात 1 है ना इसमें तो आपको किससे गुणा करना होगा? 2 से गुणा करना होगा, और यहाँ पर जो ये 3 अनुपात 1 है इसमें यहाँ पर जो ये अंतर आया है इसका गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब फादर और सन की आयु के बीच में जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा? वर्तमान आयु का जो ये अनुपात था 3 अनुपात 1, ये तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर गुणा ही किसका करना है? 1 का करना है, तो अनुपात यहाँ पर तो 3 अनुपात 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 13 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात 2 अनुपात 1 है इसमें हमें 2 से गुणा करना है, तो ये अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 में 2 का गुणा होगा और 1 में भी 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 4 अनुपात 2। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फादर की आयु का जो अनुपात है उसमें डिफरेंस जो है वो यहाँ पर पहले वर्तमान में तो 3 था और 13 वर्ष बाद कितना है? 4, तो यहाँ पर जो अंतर आ गया है वो 1 यूनिट का आ गया है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि सन की आयु के बीच में भी यहाँ पर जो अनुपात आप देख रहे हो कि 1 से 2 हो गया है, तो ये किस कारण हुआ है? 13 वर्ष के कारण हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर 13 वर्ष का अंतर है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में अंतर तो किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये 1 यूनिट है बराबर आ गया है, लेकिन वास्तव में ये किसके बराबर है? यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 13 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि हमें ये पता लग गया है कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 13 वर्ष के बराबर है, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि पुत्र की जो है वो वर्तमान आयु कितनी है। तो आप देखिए ना कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 3 अनुपात 1 है, और यहाँ पर पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 1 यूनिट है। 3 अनुपात 1 है ना, तो यहाँ पर पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो तो 1 यूनिट है, और हमें तो पता है ना कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 13 वर्ष के बराबर है। तो पुत्र की वर्तमान आयु किसके बराबर होगी? 13 वर्ष के बराबर होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर हम 3 यूनिट की वैल्यू निकालते, तो वो किसके बराबर आता? 39 के बराबर आता, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 13 वर्ष के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होती? 39 वर्ष के बराबर होती। लेकिन पूछा तो यहाँ पर पुत्र की आयु है ना, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 1 यूनिट के बराबर होगी, और 1 यूनिट यहाँ पर 13 वर्ष के बराबर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है तो बताइए कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई उत्पाद है या फिर आप मान लीजिए कि कोई वस्तु है और वस्तु की कीमत में पहले तो 15% की वृद्धि की गई, लेकिन फिर बाद में क्या किया, वृद्धि करने के बाद 20% की कमी कर दी। तो अब ये पूछा गया है कि कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि वस्तु का जो मूल्य है ना वो कितना है, 100 रुपये है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले तो 15% की वृद्धि की है ना, कि अगर यहाँ पर हम 100 में 15% की वृद्धि करेंगे ना तो वास्तव में वृद्धि कितने की होगी, 15 रुपये की होगी। तो यहाँ पर जो मूल्य हो जाएगा वृद्धि के बाद वो कितना हो जाएगा, 100 से 115 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर 20% की कमी की गई है, तो 115 जब यहाँ पर मूल्य हो ही गया था बढ़ने के बाद, तो 115 में यहाँ पर हमें 20% की कमी करनी होगी। तो हमें तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि 115 में 20% की कमी हुई है, तो 115 का 20% होता किसके बराबर है, तो हम उतने की ही तो कमी करेंगे ना। तो 115 का हमें 20% निकालना होगा, तो हम इस तरीके से निकालेंगे और अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 के पहाड़े से आप ये दोनों संख्याएं काट सकते हो और 5 के पहाड़े से यहाँ पर 115 को काटोगे तो ये कटेगा 23 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 115 में अगर हम 20% की कमी करेंगे तो मूल्य में कितनी कमी होगी, मूल्य में 23 रुपये की कमी होगी। तो यहाँ पर हम 115 में से कितना घटाएंगे, 23 रुपये घटाएंगे। तो 23 रुपये घटाने के बाद यहाँ पर जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 115 में हमें 20% की कमी करनी है, तो हम 115 में से ये 23 रुपये कम करेंगे। तो 115 में से अगर 23 रुपये कम किए जाएंगे तो यहाँ पर जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 92 रुपये आ जाएगा। तो अब हमें तो ये पता लगाना है कि कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, प्रतिशत में हमें आंसर देना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि पहले वाला मूल्य तो कितना था, 100 था, फिर यहाँ पर बीच में वृद्धि हुई, लेकिन अंतिम रूप से यहाँ पर जो मूल्य आया है वो 92 है। तो आपको तो यहाँ पर शुरू का मूल्य और अंतिम का मूल्य देखना है और ये देखना है कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो जब आप यहाँ पर परिवर्तन देखोगे तो आपको परिवर्तन दिखेगा 8 का, क्योंकि यहाँ पर मूल्य 100 था और हो कितना गया है, 92। तो यहाँ पर 8 की कमी आई है, कितनी आई है, 8 की कमी आई है। लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है, तो कैसे हम प्रतिशत में आंसर देंगे, आपको पता है कि कमी 8 की आई है और आपको पता है कि पहले वाला मूल्य कितना था, 100 रुपये था ना। तो यहाँ पर हम बट्टे में 100 लिखेंगे और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 100 से भी करेंगे। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आएगा 8%। लेकिन ये जो आंसर है ना ये कमी का आंसर है, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर प्रश्न में तो ये पूछा गया था कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो ये होगा कि 8% की कमी हो गई है। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 8% की कमी, तो यही सही आंसर होगा।